गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9 नहीं, क्लास 7 चैप्टर 9 इसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। सब्जेक्ट क्या है? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी जियोग्राफी की। और ये क्लास 7 का क्या है? लास्ट चैप्टर है। क्या है? लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसे ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या जानना है हमें इस चैप्टर में? रेगिस्तान। सबसे पहले तो रेगिस्तान जानेंगे, और रेगिस्तान में लोगों का जीवन कैसा है ये हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में, आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेगिस्तान जानते हैं, डेजर्ट। थोड़ा बहुत तो हम पिछली क्लास के माध्यम से जान चुके हैं। जैसे रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान क्या है? एक शुष्क प्रदेश होता है। क्या होता है? शुष्क प्रदेश होता है, जहाँ का तापमान कैसा होता है? अत्यधिक उच्च तापमान होता है। अत्यधिक उच्च तापमान, जहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, और वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम होगी तो क्या होगा? वनस्पति क्या होगी? पेड़ पौधे क्या होंगे? कम मिलेंगे, तो विरल वनस्पति होती है। ठीक है, और वर्षा कम होने पर हम क्या देखते हैं? वर्षा कम है तो वनस्पति कैसी है? विरल होगी, है ना? बिखरे हुए पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्षा कम होने पर हम जानते हैं जल की कमी हो जाती है, सूखा हो जाता है। उस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, जल की कमी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। वहीं यदि वर्षा कम हो तो हम क्या देखते हैं? ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जो शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, कैसी? कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, है ना? पिछले चैप्टर में हमने जाना था, याद है या नहीं? इसके अलावा रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान जब नाम आपके जहन में आ रहा है, आपके कानों में आवाज़ पड़ रही है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? बालू का क्षेत्र, है ना? जैसे भारत में जो रेगिस्तान है उसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, है ना? थार डेजर्ट। याद है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी क्या है? रेगिस्तान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में? देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से हमें क्या क्या पता चलने वाला है। रेगिस्तान, डेजर्ट, पवन याद है आप सभी को? पवन क्या होती है? वायु की गति को पवन कहते हैं। तो रेगिस्तान में जो बालू का क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो पवन है, पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है। क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण होता है। याद है, हम लोग इसे भी, ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने ज्योग्राफी में पढ़ी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत, इसमें हमने जाना था पवन के द्वारा क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन और निक्षेपण होता है, जिससे कुछ
संरचनाएं बनती हैं, जैसे कि छत्रक सेल। एक तरह से क्लास 7th में आपने जो कुछ भी पढ़ा है रेगिस्तान के बारे में, उसका क्या है, एक रिवीजन है। ये क्या है, रिवीजन है। छत्रक सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। क्योंकि क्लास क्या होगी, क्लास 7 इसी चैप्टर के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बालू टिब्बा याद है, जरूर याद होगा आप सभी को। और सबसे जो बारीक बालू होती है उससे क्या बनते हैं, लोयस के मैदान, जो पवन द्वारा उड़ाकर ले जाए जाते हैं। चलिए, ये बातें तो हमने रेगिस्तान के बारे में जान ली। ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही शुष्क होता है उसे रेगिस्तान कहते हैं। वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति विरल पाई जाती है, बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया साथ ही। ठीक है, अब बात करते हैं। हमने कहा तापमान के आधार यहाँ का जो तापमान होता है रेगिस्तान का वो क्या है, बहुत अधिक होता है। तो तापमान के आधार पर, किसके, तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान, डेजर्ट। ठीक है, जो गर्म रेगिस्तान है इसके अंतर्गत हम जानेंगे सहारा मरुस्थल को। किसे, सहारा मरुस्थल को, सहारा डेजर्ट को जानने वाले हैं। और जो ठंडा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे लद्दाख को। लद्दाख याद आया, जम्मू कश्मीर लद्दाख आ गया है याद, अब तो पक्का आ गया है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं गर्म रेगिस्तान को के बारे में, जिसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे, सहारा मरुस्थल को। सहारा मरुस्थल, डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान। सबसे पहले हम इसकी स्थिति जानेंगे। क्या है इसकी स्थिति, ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ अवस्थित है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका। कहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा, सहारा मरुस्थल। और ये 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। किसकी, सहारा मरुस्थल की। हमने क्या जाना, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो हम क्या बना लें, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैपिंग कर लेंगे तो क्या होगा, आसानी होगी हमें समझने में। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, अफ्रीका महाद्वीप। ये है लाल सागर। ठीक है, इसकी चारों ओर क्या स्थित है,
उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कितने महासागर हैं आप पहले से जानते हैं। और पूर्व में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और लाल सागर। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है। थोड़ा सा हम रिवाइज करते चल रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। ये क्या है? 0 डिग्री। क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके बाद ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। कितने अक्षांश पर स्थित है? 23.5 अंश दक्षिण में, साउथ में स्थित है। इसके अतिरिक्त कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। तो आप लोग घर में क्या देखने वाले हैं कि ये रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। उत्तर में स्थित है, 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। ये तो हुई अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। अब हमें क्या जानना था? हमें जानना था सहारा मरुस्थल की स्थिति। 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल। उनके हम नाम एक एक करके क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ताकि एक रिदम बन जाए, हमें याद रहे कि कौन किसके बाद आता है। सबको एक साथ याद करना जरूरी नहीं है, बस 1-2 करके आप कोशिश करें कि थोड़े बहुत 1-2 नाम आपको याद रह जाएं। ठीक है। अभी इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे ये क्या है? ये है सहारा मरुस्थल की एक तरह से मैं बाउंड्री कर रही हूँ। ठीक है। अब हम इसी पर नाम लिखने वाले हैं। लिखें तो सूडान, चाड, नाइजर, ये देश है, माली। इनका क्रम इसी तरह से है। मारितानिया, पश्चिमी सहारा, और यहाँ मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये क्या है? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एक तरह की क्या है? बाउंड्री हमने खींची है। ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है ना। तो सहारा मरुस्थल किससे? 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। आगे चले।
इतना तो समझ में आ गया ना सहारा मरुस्थल के बारे में। बहुत बढ़िया। रेगिस्तान के बारे में आपने बहुत अच्छी चीज़ एक जानी थी, क्या कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वो सामान्य तौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान, डेजर्ट महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, सहारा का मरुस्थल, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है। सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु, सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी होगी? जैसे रेगिस्तान की जो जलवायु है वो आपने जाना था, या उसके जो गुण हैं वो आपने जाने कि वहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो हम गर्म रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो तापमान वहाँ पर कैसा होगा, बहुत अधिक होगा। तो जलवायु वहाँ की कैसी होगी, बहुत गर्म होगी, है ना। तो अत्यधिक गर्म जलवायु, गर्म एवं शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत थोड़ी होती है, बहुत अल्पकाल के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत कम होती है। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो सहारा मरुस्थल में जो वर्षा ऋतु है, क्या है, वर्षा ऋतु है, वो कैसी है, अल्पकाल के लिए है। वर्षा कम होगी तो क्या होगा, नमी नहीं होगी, या जितनी भी वर्षा हुई है उससे जो नमी संचित हुई है, तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, जो नमी संचित हुई है वो क्या होगी, वाष्पित हो जाएगी, भाप बनकर उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान वहाँ पर अधिक है। तो जो नमी होती है वो संचित होने की बजाय क्या होती है, वाष्पित हो जाती है। संचित होने की बजाय वाष्पित हो जाती है ना। कितने तापमान की के बारे में हम सोच सकते हैं रेगिस्तान में, कि कितना तापमान होगा। यहाँ पर दिन का तापमान कितना है, दिन का तापमान है कुछ 50 डिग्री सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस। याद है, सेल्सियस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं यदि हमें हिंदी में ना लिखना हो तो। ठीक है, और रात का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो तापमान में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान कितना चला जाता है इस क्षेत्र में, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो बहुत ठंडी होती है रात, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी। ऐसा कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, रेगिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, डेजर्ट के क्षेत्र में ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिन का तापमान है, रात का तापमान है, वर्षा ऋतु बहुत कम है, जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है, क्या ये हमेशा से था? मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा होगा कि सहारा मरुस्थल जिसे आज हम कह रहे हैं वो कभी हरा भरा भी था, क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं। बहुत पहले मतलब बहुत पहले ये जो सहारा का रेगिस्तान था ये बहुत हरा भरा हुआ करता था।
तो ये हमें पता कैसे चला कि बहुत हरा भरा हुआ करता था? जो सहारा मरुस्थल की गुफाएं हैं वहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ पर नदियाँ थी, मगरमच्छ थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, ये सब जानवर भी देखने को मिलते थे और बहुत हरा भरा भी था। तो ये एकदम से जैसे अब हम पढ़ रहे हैं इस समय कि सहारा मरुस्थल, सहारा जो क्षेत्र है वो क्या रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण ये स्थिति देखने को मिल रही है। जो हम पढ़ रहे हैं वो स्थिति क्यों हुई? जलवायु परिवर्तन के कारण। बहुत हरा भरा स्थल किस में बदल गया? मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना नुकसानदेह है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने से बहुत सारी स्थितियां, क्षेत्र की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है? गंभीरता से लेना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज के समय में बहुत चर्चा में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल में की जो जलवायु है उसके अनुसार ही वहाँ पर क्या होंगे? फ्लोरा और फौना होंगे, वनस्पतियाँ होंगी और वहाँ के जीव जंतु होंगे। तो वनस्पति जात या प्राणी जात है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोरा और फौना। ठीक है, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। जहाँ पर जलवायु इतनी गर्म हो और शुष्क हो तो वहाँ पर जो पेड़ लगेंगे या उगेंगे, लगेंगे नहीं उगेंगे, जो वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे उगेंगे उनकी विशेषता क्या होगी कि वो गर्म जलवायु को सहन कर सकें। गर्म और शुष्क जलवायु को सहन कर सके वही पेड़ वहाँ पर क्या होंगे? उगेंगे। उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में वैसे ही पेड़ उगेंगे। तो ऐसे कौन से पेड़ हैं? जैसे कि कैक्टस, नागफनी है ना, और खजूर के पेड़। इनकी जड़ें क्या होती हैं? इन पेड़ों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं ताकि दूर से क्या करें? पानी को ला सकें। एकेशिया, एकेशिया जानते हैं? एकेशिया कौन सा पौधा है ये? इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ, शायद उससे आपको क्या होगा? समझने में आसानी होगी। स्थानीय तौर पर एकेशिया को कीकर कहते हैं, या फिर कुछ जगहों पर इसे बबूल कहते हैं और कुछ जगहों पर इसे खेजड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ी भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको जो नाम मालूम हो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना। इनके जो पत्ते होते हैं एकेशिया के, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पत्ते बहुत छोटे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि पानी वाष्पित ना हो, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही पानी बहुत कम है। रेगिस्तान में पानी क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। और जो थोड़ी बहुत होती भी है वो क्या होता है? वहाँ जो पानी थोड़ा बहुत भी पानी संचित हुआ, वो क्या हुआ कि वो तेज जो तापमान है, तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? वाष्पित हो जाता है ना। तो जो कीकर है, जो एकेशिया है, ये क्या करता है? इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। कैसे? बहुत छोटी छोटी, ऐसी, है ना, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं। और इतनी छोटी पत्तियां होने का कारण कि पानी वाष्पित ना हो, पानी को बचाने के लिए पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वनस्पति के बारे में जानते हैं, देख चुके हैं कि रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन किस तरह के पेड़ पौधे देखने को हमें मिलते हैं। वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ही हमें पेड़ पौधे देखने को वहाँ पर मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना है, जलवायु के अनुकूल ही पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जैसे इस क्षेत्र की विशेषता यही है कि वहाँ पर पानी कम होता है, तो ऐसे पौधे होंगे जिनकी जड़ें बहुत लंबी हों, बहुत दूर तक जाती हों, ताकि दूर से पानी ला सकें, जिससे जो पौधा होगा, जो पेड़ होगा, वो क्या करेगा? ग्रो करेगा।
रेगिस्तान के क्षेत्र में मरुद्यान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मरुद्यान, ओएसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओएसिस। मरुद्यान क्या होता है? मरुद्यान उसे कहते हैं, ओएसिस उसे कहते हैं जो रेगिस्तान में एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक हरा भरा क्षेत्र। कैसा? हरा भरा क्षेत्र होता है जो जल युक्त होता है। कैसा? जल युक्त होता है, जहाँ पानी का जो स्रोत है वो सतह पर आ जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा चित्र बनाकर समझाती हूँ कि कैसे मरुद्यान सतह पर आ जाता है। जैसे ये क्या है? इसे हम मरुस्थल मान लेते हैं, इस क्षेत्र को ही पूरा मरुस्थल मान लेते हैं। यह है सहारा मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ तक क्या भरा हुआ है? ये सतह है ना, ये सतह है, तो ये बालू का क्षेत्र है, यहाँ पूरी बालू है, ठीक है। पवन जब चलेगी तो क्या करेगी? रेत को, पवन यहाँ से चलती है, ये पवन है, रेड वाली है ना, रेड लाइन जो बना रही हूँ मैं, ये पवन है। और ये पवन रेत को, ये जो रेत है इसे उड़ाकर क्या करती है? ले जाती है, कहीं और डिपॉजिट करेगी, निक्षेपित करेगी। लेकिन यहाँ से इस भाग से क्या कर रही है? उड़ा रही है। क्या कर रही है? उड़ा रही है। इस भाग से लगातार पवन जो है रेत को उड़ा रही है। ये गड्ढा धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मान लेते हैं ये इतना गहरा हो गया, तो इसे अगर हम दूसरी तरफ बनाएं तो कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर ये हम भूमि मान लेते हैं, ये क्या है? भूमि है। और भूमि में भूमिगत जल है, भूमि के नीचे क्या है? भूमिगत जल है। ये सतह है और उसके नीचे है भूमिगत जल। तो जब ये रेत लगातार पवन जो है आती है और रेत को उड़ाकर ले जाती है, तो लगातार ये गड्ढा जो है क्या हो रहा है? गर्त बन रहा है। ये क्या बन रहा है? गर्त बन रहा है। जिसे मैं गड्ढा कह रही हूँ ना, वो गर्त है, ठीक है। ऐसा होने पर आप देख रहे हैं जो भूमिगत जल का क्षेत्र आ गया है ना, भूमिगत जल क्या होता है? बाहर आ जाता है। क्या होगा? बाहर आ जाता है। इस गर्त में इतना, ये जो गर्त है लगातार पवन रेत को उड़ाकर ले जा रही है, तो ये इतना गहरा हो जाता है कि भूमिगत जल बाहर आ जाता है। क्या होता है? भूमिगत जल बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पानी भर गया। पानी कैसे भरा? भूमिगत जल बाहर आ गया, इस तरह से पानी भरता है। तो यही क्या कहलाएगा? ये मरुद्यान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुद्यान कहलाएगा, ओएसिस कहलाएगा। ये जो क्षेत्र होते हैं, मरुद्यान के जो क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। मरुद्यान के जो क्षेत्र होते हैं वो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पानी है, भूमिगत जल जब सतह पर आ गया, उस गर्त में आ गया, गर्त की जो सतह है उस पर दिखाई देने लगता है, तो पानी उपलब्ध हो गया। और पानी उपलब्ध हो गया तो लोग उसके आसपास रहने लगते हैं। तो निवास में क्या करता है? मदद करता है। मरुद्यान, जहाँ पे मरुद्यान होता है उसके आसपास लोग क्या करते हैं? घर बना लेते हैं। आसपास, मरुद्यान के आसपास निवास बना लेते हैं, ठीक है। साथ ही निवास के साथ ही क्या करेंगे? पानी है, जल ही जीवन है, भूलना नहीं है, ठीक है। जल ही जीवन है और रेगिस्तान में जल की क्या है? बहुत कमी है। तो ऐसे छोटे छोटे मरुद्यान देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मरुद्यान है, इसी के आसपास निवास करेंगे, घर बनाए जाएंगे, घर होंगे, लोग रहेंगे, तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए, है ना, भोजन भी चाहिए। तो क्या लगाएंगे? फसल उगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूमि कैसी है? उपजाऊ है। यहाँ के आसपास की जो भूमि है वो उपजाऊ है, फसल उगाएंगे, ठीक है। फसल उगाएंगे, साथ ही यहाँ पर, यहाँ के जलवायु में एक पेड़ है, कौन सा? खजूर का। ये बहुत देखने को आपको
मिलेगा। खजूर के पेड़ बड़े स्तर पर यहाँ देखने को मिलते हैं, जो इस मरुद्यान के चारों तरफ आपको देखने को या रेगिस्तान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाएंगे आपको ये पेड़। ठीक है, तो खजूर का पेड़ ही अपने आप में बहुत उपयोगी है। खजूर के फल खाए जाते हैं, खजूर की पत्तियों से चटाई है, अन्य घर की जरूरी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक, फसल में क्या उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, कुछ ना कुछ फसल उगा लेते हैं। आगे बढ़े, मरुद्यान के आसपास तो जीवन विकसित हो गया। ठीक है, इसके आसपास ही लोग रहते हैं। बात कर लेते हैं हम किसकी, प्राणी जात की। प्राणी जात, एनिमल लाइफ, फौना। यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु, ठीक है, देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऊंट। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, ऊंट। सबसे पहले ऊंट की ही चर्चा कर लेते हैं। ऊंट को रेगिस्तान में क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी सामान को या व्यक्ति को या लोगों को लाने ले जाने का काम कौन करता है, ऊंट करता है। और वो तापमान अधिक होने के कारण, रेगिस्तान में क्या है, तापमान बहुत अधिक है, तो वो जो गर्म बालू है उस पर चलने का काम एक ऊंट ही कर सकता है। ठीक है, उसे सहन कर सकता है। इसलिए परिवहन में रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है ऊंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके साथ ही ऊंट का जो दूध होता है वो प्रयोग किया जाता है। ऊंट मांस के लिए भी उपयोगी है। ऊंट की जो खाल होती है, बाल होते हैं, उससे रस्सियाँ या चटाई बनाई जाती है। साथ ही ऊंट के गोबर जो ईंधन के लिए बहुत उपयोगी है। तो ऊंट अपने आप में क्या है, वहाँ के लिए बहुत उपयोगी है। कहाँ के लिए, रेगिस्तान के लिए। ठीक है, रेगिस्तान के लिए। इसके अतिरिक्त और कौन से एनिमल हैं जो पाए जाते हैं रेगिस्तान में, लकड़बग्घा, सियार, जैकॉल, लोमड़ी, फॉक्स, बिच्छू, स्कॉर्पियन, सांप। इसके अतिरिक्त और भी जीव जंतु पाए जाते हैं, छिपकली, है ना। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जितने भी जानवर आप देख रहे हैं, जीव जंतु आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी विशेषता यही है, होनी भी चाहिए, यही है भी और होनी चाहिए, कि ये गर्म और शुष्क जलवायु के अनुकूल हों, अर्थात ऐसी जलवायु में रह सकें, ऐसी जलवायु को सहन कर सकें, वही जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ की गर्म और शुष्क जलवायु को सह सकते हैं, जो जीव, वही यहाँ पर रह सकते हैं। स्पष्ट है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो जीव जंतु यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। यहाँ के जो लोग हैं, सहारा मरुस्थल के लोग, पीपल, कैसे होते हैं, चलवासी होते हैं, मतलब घुमंतु। आज कुछ दिन एक जगह पर रहे, फिर अगले 10 दिन बाद या 1 महीने बाद किसी और जगह पर चले गए, उन्हें क्या कहते हैं, घुमंतु या चलवासी जनजाति। यहाँ के लोग क्या हैं, चलवासी जनजाति के लोग हैं, जनजाति है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं, किसका, बकरी का, भेड़ का, ऊंट, ये सब पालते हैं। क्यों पालते हैं, दूध के लिए। किसके लिए, दूध के लिए। इसके अतिरिक्त खाल के लिए। खाल से क्या बनाते हैं,
खाल से बनाते हैं पेटी, जूते, पानी की बॉटल, ये सब बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के बालों का भी उपयोग किया जाता है। इन लोगों के द्वारा क्या करते हैं, इनके बालों का चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कंबल बनाते हैं। तो ये सब इनके जीवन में क्या है, बहुत उपयोगी है। दूध भी निकाल लिया, है ना, डेली लाइफ में। उसकी खाल भी उनके लिए बहुत उपयोगी है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। पशुओं के बालों का भी उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये सहारा रेगिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, वो इन सभी का बहुत अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। कैसे? यहाँ के जो लोग हैं वो भारी वस्त्र पहनते हैं, हैवी वस्त्र क्यों पहनते हैं? हैवी वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि वहाँ पर रेगिस्तान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। क्यों पहनते हैं? धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिससे बचने के लिए। और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। सहारा मरुस्थल में मरुद्यान है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है। और रेगिस्तान में आपको मरुद्यान जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी, लोग रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, लोग वहीं रहते हैं जहाँ पानी होता है। ठीक है, जहाँ पानी होता है। जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ एक सभ्यता के बारे में, जिसे कहते हैं मिस्र की सभ्यता। आपने जाना सहारा मरुस्थल 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक देश है मिस्र। जाना ना, मिस्र। ये देश नील नदी की घाटी में, मिस्र में नील नदी की जो घाटी है उसमें लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी है, बहुत सरल है ना, वहाँ पर पानी है। और इसी नदी के आसपास विकसित हुई थी मिस्र की सभ्यता। ठीक है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। आगे बढ़े। सहारा मरुस्थल में, हम सहारा मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो सहारा मरुस्थल पर लौट आते हैं। सहारा मरुस्थल में खोज हुई है किसकी? तेल की खोज हुई है, और इसकी मांग भी बहुत अधिक है। जैसे कहाँ पर हुई है, 1-2 नाम लिख लें। आपने जो क्लास शुरू होते समय मैप बनाया था, उसमें आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, यहाँ पर तेल की खोज हुई है और इस तेल की मांग बहुत है। ये तेल कौन सा है? क्रूड ऑयल है। क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। आप जो गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, गाड़ी चलाते समय जो कुछ भी पेट्रोल, डीजल इस्तेमाल करते हैं, वो इसी से प्राप्त होता है। ठीक है। उस तेल की बात यहाँ पर की जा रही है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। यहाँ पर रेगिस्तान के क्षेत्र में बहुत सारे खनिज भी देखने को मिलते हैं। कौन से? लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, और कई बार तो मैग्नीज के साथ साथ आपको यूरेनियम भी देखने को मिल जाता है, अर्थात मिलता है। ठीक है। तो ये सब भी क्या है? सम्मिलित है। तो सहारा मरुस्थल जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ पर खनिज की उपलब्धता आप देख सकते हैं। तेल की खोज होने से उसकी मांग बढ़ गई है ना। मिस्र की सभ्यता यहीं विकसित हुई थी। ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है? सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में ही हम ये सब कुछ देख रहे हैं। तो सहारा मरुस्थल की जो जीवन शैली है वो आप देख रहे हैं, वहाँ पर कितनी विभिन्नता है,
लेकिन कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे तेल की खोज हुई, खनिजों की ये जो देख रहे हैं आप, इनका खनन होने लगा, तो परिवर्तन जो है वो मार्ग बन गए हैं। पहले क्या होता था, व्यापार जो है इस क्षेत्र में, जो व्यापार होता था वो ऊँट के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? ऊँट के माध्यम से। प्राचीन मार्ग में ऊँट चलते थे, ऊँट के माध्यम से व्यापार किया जाता था। सामान जो है ऊँट के ऊपर लाद दिया जाता था, जो कुछ भी था, और फिर वो ऊँट ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो सामान लाद कर, ठीक है। लेकिन अब बन गए हैं सुपर मार्ग, सुपर महामार्ग बन गए हैं, जिन्होंने स्थान ले लिया है ऊँट का। अब क्या दौड़ते हैं? ट्रक। व्यापार, जो कुछ भी व्यापार इस क्षेत्र से हो रहा है, वो सामान लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? ट्रक करते हैं। ऊँट का स्थान किसने ले लिया है? ट्रक ने ले लिया है। तो ये परिवर्तन देखने को इस क्षेत्र में मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जनजाति पाई जाती हैं इस मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में, बेदुइन और तुआरेग। ये जनजाति क्या कर रही हैं कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं उस क्षेत्र में, सहारा मरुस्थल में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए गाइड का काम करते हैं। क्या करते हैं? गाइड का काम करते हैं विदेशी पर्यटकों के लिए। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे चलवासी रहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, जो अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, अब क्या हो रही है? शहरी जीवन की ओर बढ़ चले हैं। शहरी जीवन की ओर जाने पर वो क्या कर रहे हैं? काम की तलाश कर रहे हैं। कैसे काम मिलेगा उनको? आपने अभी जाना कि तेल की खोज हुई है, बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन किया जाता है या ऐसे क्षेत्र से। तो तेल और गैस के जो कार्य हैं, इनमें वो नौकरी की तलाश करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े स्तर पर जो है परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? पहले व्यापार ऊँट से किया जाता था, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और अब महामार्ग या सड़क बन जाने से, ठीक है, क्या हो गया है कि अब ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन किससे होता है? ट्रक से किया जाता है। तो ऊँट का स्थान किसने ले लिया? ट्रक ने ले लिया है। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे लोग जो हैं, लोगों का जो जीवन है इस क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है। मरुद्यान के बारे में जाना, जहाँ पर लोग ज़्यादातर निवास करते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मरुस्थल की विशेषता क्या है कि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा बहुत कम होती है। और वर्षा बहुत कम होती है तो वनस्पति कैसी होती है? विरल होती है। विरल अर्थात बिखरी हुई होती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम जानेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में, क्योंकि हमने सबसे पहले जान लिया था कि जो रेगिस्तान है वो दो प्रकार के हैं, जिसमें एक गर्म रेगिस्तान है, गर्म प्रकार का रेगिस्तान है, और दूसरा ठंडा रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान के बारे में हम जान चुके हैं। अब जानते हैं हम ठंडे रेगिस्तान के बारे में। ठंडा रेगिस्तान, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं किस क्षेत्र को? लद्दाख को। लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। बात लद्दाख की हो रही है तो आप जानते होंगे भारत में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 और 8, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। इस 8 में एक है क्या? यूटी, जिसे लद्दाख कहते हैं। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। प्रेजेंटली लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रहेगा। चलिए, लद्दाख, लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ला प्लस दाख। ला का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा। क्या होता है? पर्वतीय दर्रा। और दाख का अर्थ देश। दाख का अर्थ क्या है? देश। लद्दाख को खा पा चान, खा पा चान भी
कहते हैं। ठीक है, क्या होता है खापाचान? खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि। क्या होता है? हिम भूमि। लद्दाख कहाँ स्थित है? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वृष्टि छाया क्या होता है? प्रश्न ये भी होगा ना, वृष्टि छाया क्या है? चलिए, वृष्टि छाया किसी पर्वत या ऊंचे भूभाग के उस तरफ का क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जैसे कि ये पर्वत है और यहाँ से यहाँ क्या है? समुद्र है। ठीक है, समुद्र से पवन नमी लेकर आगे बढ़ती है, पर्वत की ओर चढ़ती है और पर्वत से टकराकर बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो सारी वर्षा कहाँ हो गई? यहाँ पर हो गई, पर्वत के इस भाग में हो गई। लेकिन पर्वत के इस दूसरे भाग में वर्षा नहीं होती। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो किसी पर्वत या ऊंचे जो भूभाग होते हैं उसका वो क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, इस क्षेत्र को ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ आ गया? चलो, तो आपने जाना ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में कुछ और जानते हैं। लद्दाख, ये क्या है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के उत्तर में, कहाँ? उत्तर में क्या स्थित है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। और लद्दाख के दक्षिण में क्या स्थित है? जास्कर पर्वत। क्या स्थित है? जास्कर पर्वत स्थित है। ये जो है पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी पर्वत स्थित है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, लद्दाख में एक नदी बहती है लद्दाख से, क्या नाम है उसका? हम इसे क्या कर लें? लद्दाख मान लेते हैं। एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर से मिटाया तो सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये भाग क्या है? ये भाग लद्दाख है मोटे तौर पर, और इधर क्या है? जम्मू कश्मीर है। ठीक, लद्दाख में एक क्षेत्र है कारगिल। कारगिल याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको क्या बता रही थी, एक नदी यहाँ से गुजरती है जिस पर हम पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा कर चुके हैं न्यूज़ के माध्यम से। क्या है? सिंधु नदी। यहाँ से जो निकलती है कुछ कुछ इस तरह से, और फिर पाकिस्तान की ओर जाती है। सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। ये नदी एक क्या करती है? बड़ा गार्ज का निर्माण, महाखड्ड बनाती है। क्या बनाती है? महाखड्ड बनाती है। लद्दाख जो कि ठंडा रेगिस्तान है, क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। इसकी ऊंचाई कारगिल में
लगभग 3000 मीटर से 8000 मीटर के आसपास है। और ऊंचाई पर वायु क्या हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है। उसकी परत जो वायु की है वो बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे क्या होगा, सूर्य की जो गर्मी है उसकी जो तीव्रता है, ठीक है, वो बहुत तेज लगने लगती है। आपको बहुत तेज महसूस होगी कि बहुत तेज गर्मी, गर्मी नहीं, उसकी गर्मी सूर्य की जो तीव्रता है किरणों की, वो आपको तेजी से महसूस होगी। लद्दाख के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में जो दिन का तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। गर्मी का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक। और रात का तापमान क्या होगा गर्मी के दिनों में, 0 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हुआ। देखिए मैं लिख देती हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक, कुछ अधिक, ठीक है। और ठंडी के दिनों में क्या है, सॉरी, रात का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तापमान में अंतर आप देख रहे हैं, ये कब का है, गर्मी के दिनों का, लद्दाख के क्षेत्र में। कहाँ पर, लद्दाख के क्षेत्र में, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगा, बर्फ जमी रहती होगी, है ना। बर्फीली ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। और ठंडी के दिनों में तो लगभग हर समय तापमान कैसा है, -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, ठीक है। तो तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, जिससे वहाँ पर बर्फीली ठंड रहती है। लगभग समय क्या होता है, बर्फ जमी रहती है इस क्षेत्र में। क्यों, बर्फ जमने के लिए हम क्या जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए गर्मी के समय में भी तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक, बस कुछ अधिक, वो भी दिन में। रात में 0 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। माइनस में जानते हैं ना, जाता है तो क्या होता है। तो गर्मी में भी बर्फ जमी हुई है और ठंडी में भी बर्फ जमी हुई है, ठंडी में तो और बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लद्दाख के क्षेत्र में पूरे वर्ष भर लगभग बर्फ जमी रहती है। तो बर्फीली ठंड है, सब कुछ जहाँ तक निगाह जा रही है आपकी, जहाँ तक आप देख पा रहे हो वहाँ तक क्या है, बर्फ है, ठीक है। वहाँ की जलवायु कैसी हो गई, ठंडी हो गई। वर्षा नहीं होती तो फिर से शुष्क हो जाएगा। वहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी, पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे। पहले तो रेगिस्तान है, वर्षा नहीं है, ठंड बहुत अधिक है, तो वही पौधे उगेंगे जो उस जलवायु में उग सकते होंगे, उस जलवायु के लिए अनुकूल होंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो वनस्पति की बात करें तो, प्लांट्स की बात करें तो सरपत, सरपत जानते हैं, विलो भी कहते हैं इसको। क्रिकेट का जो बैट बनता है वो इसी से बनाया जाता है, इसी पौधे के माध्यम से बनाया जाता है, इसी का बना होता है, इसी इसकी लकड़ी का बना होता है। अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। इसके अतिरिक्त पॉपुलर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत उगता है ऐसे क्षेत्र में। गर्मी के दिनों में यहाँ पर आपको फल देखने को मिलेंगे, सेब। गर्मी में तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक दिन में, और रात में 0 से 30। आप सोच रहे मैं क्यों याद दिला रही हूँ, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि वहाँ बर्फीली ठंड लगभग हमेशा रहती है। तो कौन सा फल देखने को मिलेगा, सेब है, खुबानी है। खुबानी को समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इसे एप्रिकॉट भी कहते हैं। अखरोट। यहाँ पर जो पक्षी देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, रॉबिन। इस क्षेत्र में लद्दाख के मरुस्थल में, डेजर्ट में रॉबिन, रेड स्टार्ट, स्नो लेपर्ड, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर जीव जंतुओं की बात करूं, प्राणी जात जिसे हिंदी में कह रहे हैं ना, एनिमल, पशु, या फिर फौना,
जीव जंतु, कुछ भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में लद्दाख के रेगिस्तान में कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। याक की बात करें तो याक का जो दूध होता है उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर। किस चीज़ में दूध का प्रयोग करते हैं? पनीर मक्खन बनाने में, पनीर और मक्खन बनाने में। पनीर मक्खन बना रहे हैं तो उपयोग भी करते होंगे, दूध का भी उपयोग कर लिया और उससे पनीर और मक्खन भी बना लिया। जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, यहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? इनके बालों का उपयोग किया जाता है ऊनी वस्त्र बनाने में। किससे बनाने में? ऊनी वस्त्र बनाने में। ठीक है। शेष जब कभी भी पशु पाले जाते हैं या वहाँ पर जो पशु पाए जाते हैं तो एक बेसिक होता है कि उनका क्या किया जाएगा? दूध है, मांस है, खाल है, इनका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों के लिए, लोग के बारे में। पीपल, यहाँ के जो लोग हैं अधिकांशतः कैसे हैं? या तो मुस्लिम है या तो बौद्ध हैं। अधिकांशतः यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम या बौद्ध हैं। यहाँ पर लद्दाख के रेगिस्तान में आपको बौद्ध मठ कई देखने को मिल जाते हैं। बौद्ध मठ जैसे कि हेमिस बौद्ध मठ है, थिक्से बौद्ध मठ है, से बौद्ध मठ है और लामा यूरो ये भी बौद्ध मठ है। लद्दाख का जो रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में, कब? गर्मी के दिनों में क्या क्या उगा लेते हैं? भाई जहाँ लोग रहते हैं वहाँ फसल तो उगानी पड़ेगी ना, भोजन के लिए भोजन करना है तो फसल उगानी पड़ेगी। क्या उगाएंगे? जौ है, आलू है, मटर है, सेम है, ये सब कुछ उगा लेते हैं। ये सारी खेती वो कर लेते हैं। सलजम है। और ठंडी के दिनों में आपने देखा कि ठंडी के दिनों में तापमान कितना हो जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक गिर जाता है तापमान। ठीक है, अत्यधिक तापमान गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं। कैसे? धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों के माध्यम से अपने आप को घरों के अंदर या इन अनुष्ठानों के माध्यम से व्यस्त रखते हैं और एक जगह पर एकत्रित रहते हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही परिश्रमी होती हैं। कैसे? घर का भी कार्य कर लेती हैं, खेत का कार्य भी कर लेती हैं, खेत का काम भी कर लेती हैं, साथ ही छोटे व्यवसाय भी कर लेती हैं। छोटे व्यवसाय, कोई भी छोटी मोटी दुकान या कोई भी छोटी मोटी दुकान खोल लेती हैं, उसे संभालती हैं, ऐसे काम भी वो कर लेती। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक क्या है? परिश्रमी हैं। ठंडे रेगिस्तान की जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ की जो राजधानी है लद्दाख की, वो सड़क और वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। क्या है? सड़क और वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। नेशनल हाईवे 1A सुना है आपने? नेशनल हाईवे 1A लेह को किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी से जोड़ता है। किससे? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो इस तरह से क्या है, लोगों की कनेक्टिविटी बनी हुई है।
लोगों की कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो लोग इस तरह से आपने देखा कि लोग कैसे रहते हैं, महिलाएं वहाँ की कितनी परिश्रमी हैं, ग्रीष्म ऋतु में वो क्या क्या उगाते हैं, भोजन के लिए वो किस तरह की फसलें उगाते हैं, याक जैसे जो पशु हैं उनसे वो दूध प्राप्त करते हैं और उनका दूध का पनीर और मक्खन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आपने उनके जीवन को क्या किया, बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से जाना है। ठीक है, तो आपने गर्म और ठंडी दोनों रेगिस्तान के बारे में जान लिया, है ना। आपने एक रेगिस्तान सुना तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, मोरक्को में है, मोरक्को में। सहारा रेगिस्तान के बारे में मैं बात कर रही हूँ और आपने जाना सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक देश मोरक्को भी है। ठीक है, तो आप मैप में पहले बना चुकी हूँ तो उसे ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं मोरक्को में एक है टैफिलालेट मरुद्यान। ये काफी बड़ा मरुद्यान है, विशाल मरुद्यान है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मरुद्यान है। ठीक है, कितना बड़ा होगा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ मरुद्यान है, ओएसिस है। कभी कभी मरुद्यान क्या होते हैं, बहुत बड़े भी देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है। चलिए, तो इस तरह से आपने ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत लद्दाख और गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत किसे, सहारा मरुस्थल के बारे में जाना है।